ये आपकी चॉइस है, आपका अधिकार, आप बात नहीं करना चाहते हैं। विजय जी, आपको कैसा लगा सर्वे? देखिए, सर्वे और उस पर जो एक्शन हुआ वो दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। CSDS का सर्वे भी मैंने देखा, टाइम्स नाउ का भी देखा और ये भी देखा है सी वोटर का। खालिद जी से भी मेरी बात हुई थी, यशवंत से भी मेरी बात हुई। यदि उस पर महंगाई का और बेरोजगारी का इशू है तो ये आप और मैं नहीं देख रहे, जो सरकार है वो भी देख रही होगी। और उन्होंने देखा, जिसका आपने जिक्र किया कि गैस सिलेंडर का दाम 200 रुपये कम कर दिया गया। ये महंगाई को कम करने, या जो महंगाई से परेशान है, विजय त्रिवेदी, नीरज वाजपेयी, या जो भी लोग, उनके लिए एक इलाज है ना ये महंगाई को कम करने का। दूसरा, बेरोजगारी को कम करने की बात है। बेरोजगारी एक बड़ी चिंता का विषय है, ये सरकार के लिए भी चिंता की बात है। तो उन्होंने क्या किया कि अभी आपने कल देखा कि वो रोजगार मेला का आयोजन हो रहा। प्रधानमंत्री जी ने 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर दिए। अब उसमें कैसे दिए गए हैं, क्या नहीं दिए गए, यदि मान लीजिए मैं उसको ये भी मान लूँ कि वो वैकेंसीज थी, उसको भी भरा गया, तो भी वो आपको उस बेरोजगारी को तो खत्म कर रहा है। उन लोगों को 51,000 लोगों को नौकरी तो मिली है। इसका मतलब सरकार उसकी चिंता कर रही है। चुनावों को समझने का एक तरीका होता है कि हमेशा सरकारों के कामकाज से लोग परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से भी खुश हो जाएंगे, लेकिन चुनाव में सरकार बदलती कब है? 3 इशू होते हैं उसमें। एक है कि क्या आप सरकार से खुश हैं, तो आप कहते हैं सरकार से ना खुश है। क्या आप जो इश्यूज हो रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आप उस पर खुश है? नहीं है। लेकिन क्या आप इस सरकार को बदलना चाहते हैं? यदि तब इस लेवल पर जब गुस्सा, इस लेवल पर जब नाराजगी आ जाएगी तो सरकार बदल जाएगी। आप महंगाई से नाराज हो सकते हैं, लेकिन क्या आप सरकार बदलना चाहते हैं? नहीं बदलना चाहते, क्योंकि आपने कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी, 60% लोगों ने कहा कि खुश हैं, उससे उनसे खुश हैं। या 44% लोगों ने कहा कि भाई हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी रहे। उसकी एक वजह ये तो हो सकती है कि या तो वो समझते हो कि नरेंद्र मोदी, ये सब परेशानियां तो जिंदगी में रहती है, जिंदगी है तो परेशानियां है, नरेंद्र मोदी इसको ठीक कर सकते हैं। या फिर ये भी समझ सकते हैं कि भाई इनके सामने जो लोग हैं वो शायद इन स्थितियों को इससे बेहतर नहीं कर सकते होंगे। दोनों कारण हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो इन इश्यूज को किसी हद तक नेगेट कर रही है, ये समझिए। ठीक है कि इश्यूज सारे चलते रहेंगे, लेकिन वो नेगेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ मोदी जी रहेंगे तो ठीक हो जाएगा, थोड़ी महंगाई कम हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। आपको याद है हमने पहले चर्चा की थी, जब टमाटर की चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा था कि टमाटर कंटेम्प्रेरी महंगाई का इशू है। बारिश खत्म हो गई, टमाटर खत्म हो जाएंगे, फिर आप महंगाई पे क्या चर्चा करेंगे? तो महंगाई अलग तरीके से होती है। एग्रीकल्चर पर आपने बात की, तो एग्रीकल्चर पर क्यों नहीं बन रहा इशू? क्योंकि आपके पास बफर स्टॉक बहुत है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है वोटर के। हमें यदि अनाज की कमी हो जाए, आज गेहूं एकदम बहुत महंगा हो जाए। आप कंटिन्यू करें, बीच में एक सवाल। विजय सर एक बीच में मैं सवाल रख दूं, फिर आप कंटिन्यू करिए। जी जी। मोदी जी को लोग मान रहे हैं कि वही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जितने भी इश्यूज सामने निकल के आ रहे हैं, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, किसानी का हो। क्यों? क्या विपक्ष में कोई इतना काबिल नेता नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इसी से चिढ़ के आशुतोष जी गए हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ये इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, लोग दे रहे हैं ना। लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके मुकाबले जो सामने जो लोग हैं वो शायद इन स्थितियों को इससे बेहतर तरीके से डील नहीं कर पाए। ये सर्वे के स्टडी है, मैं इसमें अपने को शामिल ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि जब लोग ये समझ रहे हैं, इसका मतलब वो समझते हैं कि मोदी जी इन स्थितियों को बेहतर तरीके से डील कर रहे हैं, या कर सकते हैं, या फिर इसको उलट कर भी देख सकते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो शायद इससे बेहतर तरीके से इसको डील ना करें। दोनों कारण है। कोई भी इसको नेगेट नहीं कर रहा कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, या कोई और परेशानी नहीं है। परेशानियां तो होती है, महंगाई बढ़ ही रही है, लेकिन महंगाई को फिर यदि कंपैरेटिव करेंगे तो आप कहेंगे कि आप मनमोहन सिंह सरकार से कंपेयर कर रहे हैं, तो उस समय क्या महंगाई की दर थी, आज की महंगाई की दर क्या है। ये तमाम सारे इशू होते हैं, लेकिन ये एक बेसिक बात बता रहे हैं कि जो वोटर है, या जो सर्वे में जिन लोगों ने शामिल हुए, हम वोटर की बात भी ना करें, उनका विश्वास नरेंद्र मोदी में है कि इन समस्याओं को वो दूर कर सकते हैं या उसका कोई रास्ता निकाल सकते हैं। ये एक बड़ा कारण है। मुझे इस सर्वे में जो सबसे दुविधा वाली बात लगी, वो लगी इंडिया के वोट और एनडीए के वोट को आपने 43-41% कर दिया। ठीक है, इससे आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे खालिद साहब ने कहा कि भाई जो वो पार्टियां हैं, उनका कहना का क्या है, जो मैं ठीक से समझाऊं कि नहीं, कि इंडिया में जो पार्टियां शामिल थी उनको जितना वोट मिलेगा उसको आपने एक साथ कर दिया, इसलिए वो 41% हो गया। हाँ। तो भाई साहब, जब यदि वो केरला में कांग्रेस और लेफ्ट साथ नहीं दे रहे तो आप उनको साथ कैसे जोड़ रहे हैं? वेस्ट बंगाल में लेफ्ट और टीएमसी साथ नहीं जा रहे तो उनको साथ कैसे जोड़ रहे हैं? क्योंकि आपने यदि जोड़ दिया तो फिर आप सीटें भी जोड़ देते।
सीटें 193 क्यों हो रही हैं? उसका जो नुकसान होगा वो क्या होगा कि मैं फेंस पे जो बैठे हुए वोटर हैं, पार्टी का जो वोटर होता है, कैडर होता है, वो तो अपना वोट देता ही है, लेकिन जो फेंस पर बैठा हुआ होता है वोटर, वो कैसे समझता है? आपने कहा कि पिछला इलेक्शन था वो वॉक ओवर था नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन जब 43 और 41 होगा तो वो वॉक ओवर नहीं होगा ना। तो वॉक ओवर नहीं होगा तो जो फैंस सीटर वोटर है वो सोचेगा नहीं ये आ सकते हैं तो मैं इनको भी वोट दे दूं, मुझे परेशानी नहीं है कि वो उनको वोट दें कि ना दें। लेकिन आपने कंफ्यूज किया उसको, वो फैंस सीटर बना दिया आपने इंडिया की तरफ एक मजबूत वोट परसेंटेज देकर 41%, लेकिन वो 41% है ही। एक बार खाली जी है कि वहां जो इंडिया में पार्टियां बैठी खाली जी 41% जो आपने जोड़ के बताया 25% वोट मिलेगा और वो 25% वोट बीजेपी के 38% वोट से। विजय जी एक मिनट रुकिए सर, विजय जी रुकिए, इसको समझने की जरूरत। खाली जी 41% जोड़ के आपने क्यों दिखाया? इसलिए कि ये सारे इंडिया के घटक हैं इसलिए इनको जोड़ के एक साथ दिखा दें, जो विजय सवाल। जी हाँ, इसी जो इंडिया के अलायंस पार्टनर्स हैं, हाँ। उनके जो वोट शेयर हमारे इसमें आया उसको हमने जोड़ करके दिखाया। वो मैं एक समझाने के तौर पे बात करूं, ये तो वोट शेयर आपने दिखाया कि ये है। हाँ। ये अरिथमेटिक्स के थ्रू जो आज जो हमने जो जोड़ा, जो बात करके वो ये है। लेकिन जब हम जाएंगे वहां पे केरला में, जब ये मैंने एक चीज जो पहले आप बोली कि ये आज की तारीख में ये हमने ये सिचुएशन ये हमारे सर्वे की स्टडी से आ रही है, लेकिन इस सर्वे का भी और इस इंडिया अलायंस का रियल टेस्ट वो होगा कि जब ये इंडिया अलायंस के जितने पार्टनर्स हैं, जब इनका सीट शेयरिंग और फाइनलाइज हो जाएगा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल हो जाएगा, क्या केरला में कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस में उस वक्त में रहेंगे, एक साथ लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे, ये उस वक्त में होगा। तो ये चूंकि कॉन्फ्लिक्टिंग दोनों के जो वोट ब्लॉक्स हैं, इस वजह से वो सीट्स का वो नहीं है सर जी। ठीक है, ये मुझे ध्यान है कि ये सी वोटर जब अपना सर्वे प्रेजेंट कर रहे थे तब भी उन्होंने क्लैरिफाई किया था, लेकिन हाँ इसको सरसरी तौर पे पढ़ने पे 41-43 से कंफ्यूजन होता है। जैसे कि यूपी ब्लॉक को अगर आप कंपेयर करें, अगर यूपी को आप देखें तो बीजेपी के वोट, एनडीए के वोट मान लीजिए उसमें उनको जोड़ लीजिए, राम प्रकाश राजभर को भी, तो क्या सपा और कांग्रेस और आरएलडी के वोट मिला करें, आरएलडी पता नहीं है ही नहीं, लेकिन फिर चलो मिला लीजिए, तब भी क्या वोट में यही डिफरेंस है 41-43 टाइप का? नहीं होगा। खालिद जी सर, मेरा कुछ कुछ नेटवर्क का इशू। अच्छा विजय जी कुछ कहा? हाँ विजय जी कमेंट करिए फिर किसी मैं कंप्लीट कर दूं? हाँ विजय जी बोलिए। मैं ये छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं कि जब आपने वोट को जोड़ दिया है तो वो बीजेपी के अगेंस्ट का वोट हुआ ना, 43 वर्सेस 41। हाँ, जबकि ये से उलट है, वो बीजेपी 25% मान लीजिए, मैं कोई भी परसेंट मान लीजिए, 20% वोट मिला कांग्रेस को और 21% मिला लेफ्ट को, और वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो वो तो 20% और नेगेट हो गया, वो 21% भी नहीं रह गया, वो 1% पर आ गया। अब वो 1%, 20% बीजेपी, 20% कांग्रेस, 21% लेफ्ट और 38% बीजेपी, तो बीजेपी के लिए तो और चांसेस बढ़ गए। तो ये तो कंफ्यूजिंग है ना। जब यदि आप इसको इस तरह से कह रहे हैं कि जब होगा फैसला, तो फैसला होगा तब उसको बताइए ना, आप जोड़ कैसे सकते हैं उसको? जोड़ने का मतलब है कि आप कोई उसके विपक्षी उम्मीदवार के बराबर उस वोट को काउंट कर रहे हैं, यही मतलब होता है ना गणित में। तो नहीं, ठीक है, परफेक्ट। शेखर जी तो फिर आपने कंफ्यूज कर दिया मुझे, और फिर याद जोड़ रहे थे तो फिर 193 सीटें क्यों है? 41% पे 193 सीटें थोड़ी आएगी वैसा। एग्जैक्टली वो